Hello everyone, welcome to Step Up Academy. I'm Vanu Narain, your educator for English language. और आज मेरे साथ साथ, ऑफ कोर्स आज नहीं हमेशा ही होता है, मेरे साथ साथ आपको वेलकम करता है हमारा क्यूट सा प्यारा सा पैंडा, बिल्कुल शाहरुख खान स्टाइल, राइट। तो आज भी वो आ गया है आपको वेलकम करने। देखिए कितना प्यारा लगता है, बिल्कुल एकदम ऐसे आके एकदम ऑन हिज नीज जाके वो आप लोगों को वेलकम करता है। चलिए इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली हम एक पोएम करने वाले हैं। अगेन आप इसको पोम भी कह सकते हैं, जैसे कि आजकल बोला जाता है। दोनों ही प्रोनाउंसिएशन एक्सेप्टेबल हैं ऑफ कोर्स। क्लास 9th की आपकी जो मेन टेक्स्ट बुक है बीहाइव, उससे ली गई है पोएम। चैप्टर 3 है और ऑफ कोर्स वन शॉट रिविजन है। वन शॉट रिविजन अगेन अगर मैं बोलूँगी तो आपको लगेगा कि मैम ये एक ही बात रिपीट क्यों करती है, लेकिन मैंने आपको पहले भी समझाया था कि कुछ बच्चे हैं जो कि सिर्फ अभी आए होंगे या कुछ बच्चे हैं जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, तो उनको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि वन शॉट होता क्या है। ये पोएम है, आपके यहाँ पढ़ा दी गई होगी, आपने ऑब्वियसली पढ़ ली गई होगी। एग्जाम जो है बिल्कुल सर पे हैं, तो तैयारी तो अपनी फुल ऑन चल ही रही है, राइट। वन शॉट में हम क्या करते हैं कि हम ना सिर्फ पोएम पूरी अंडरस्टैंड करते हैं, हम एनोटेशन समझते हैं, हम एक्सप्लेनेशन समझते हैं, हम पोएटिक डिवाइसेस समझते हैं, कौन से पोएट हैं जिन्होंने ये लिखी हैं, इनके ऊपर हम बात करते हैं। बाकी मतलब वन शॉट में आप ओवरऑल पूरा A to Z 1 to 100 जितनी चीज़ें हैं आप इसमें कवर कर लेते हैं, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी चीज़ अगर पर्टेनिंग टू दिस पोएम अगर आती है तो आप पूरी तरह अच्छे से कवर कर सकें और आपके उतने नंबर शॉर्ट फाइनल हो जाए, ठीक है, मतलब सेफ हो जाए। बेसिकली ये बात हो रही है, सिक्योर हो जाए, राइट। तो ये बात आपकी समझ में आ गई है। नाम क्या है चैप्टर का? नाम देखो, पोएम का नाम है रेन ऑन द रूफ। अब रेन ऑन द रूफ, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे नाम में ही अगर आप देख रहे हैं तो हमने एक डिवाइस की बात की थी जिसमें आपने बात की होगी फिगर ऑफ स्पीच में, जिस पर एलिटरेशन मैंने आपको बताया है, ठीक है। एलिटरेशन मतलब कंसोनेंट का जो साउंड है वो बार बार अगर रिपीट होता है पोएटिक डिवाइस में तो हम उसको कहते हैं एलिटरेशन। तो रेन ऑन द रूफ, तो आर की साउंड जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक आप कह सकते हैं पिक्यूलियर साउंड आ रही है, आर की रिपीट हो रही है, डोमिनेंट साउंड है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इवन अगर आप इसके टाइटल की बात करते हैं तो उसमें भी एलिटरेशन या पोएटिक डिवाइस के तौर पे यूज़ की गई है। ऑलराइट, रेन ऑन द रूफ, ऑफ कोर्स ये आपको समझ में आ रहा है कि बारिश जो है बहुत ज़ोर की बहुत ही थंडरस बारिश जो है हो रही है, और वो काय पे पड़ रही है, वो रूफ पे पड़ रही है, और उसके ऊपर पूरी की पूरी पोएम जो है वो लिखी गई है। ऑलराइट, अब इसमें नेक्स्ट अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ऑफ कोर्स हम पढ़ते हैं पोएम, राइट। अब यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं बारिश जो है ज़ोरों से पड़ रही है कॉटेज के ऊपर। ऑफ कोर्स ये कॉटेज आपको देख के समझ में आ रहा है कोई हिल स्टेशन में है, आपको पेड़ देख के समझ में आ रहे हैं कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ठंडी जगह है और वहाँ पे बर्फ़ जो है वो पड़ रही है। बर्फ़ है कि बारिश है ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन खैर हम जो पोएम में पढ़ने वाले हैं वो हम बारिश की बात कर रहे हैं। अब इस पोएम की खूबसूरती ये है कि जैसे एक वो बड़ा सुंदर सा अच्छा सा गाना भी था, बजता है जल तरंग टीन की छत पे जब कैसा मोतियों जैसा जल बरसे, है ना। तो बिल्कुल वही वाली बात है कि बजता है जल तरंग टीन की छत पे जब मोतियों जैसा जल बरसे। तो आपको वो जो आवाज़ आती है जब पानी गिरता है, राइट। आज भी अगर आप देखते हैं तो मेडिटेशन करना हो आपको या कोई ऐसे ऐप्स अगर आप देखते हैं तो ये वाले जो ऐप्स होते हैं, कल्ट म्यूज़िक वगैरह के भी ऐप्स अगर आप देखते हैं, रिलैक्सेशन जहाँ पे होता है तो वहाँ पे आप देखेंगे नॉर्मली पानी की जो बरसात की जो आवाज़ है वो आपको सुनाई देती है ना। वो म्यूज़िक चलता है जो कि आपको मेंटली रिलैक्स करता है। तो ये आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं, हम बेसिकली देखते हैं जब पानी के बहाव की आवाज़ या बारिश की बूंदों की आवाज़, तो वो हमें कहीं ना कहीं हमें मेंटली कंपोज करती है या काम डाउन करती है, और ये साइंटिफिक फैक्ट है, राइट। आज भी जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे जो ऐप्स हैं उसमें अगर आपको बोलते हैं रिलैक्सेशन का म्यूज़िक अगर आप चलाते हैं तो आप मान लीजिए 90% जो है वो आवाज़ या तो आपको जंगलों में जो चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ है वो आएगी, या फिर आपको पानी की आवाज़ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही वाली चीज़ है, यहाँ पे जो पोएट है वो पानी जो है बहुत ज़ोरों से गिर रहा है, छत पे गिर रहा है, और वो रूफ़ पे जब पानी गिर रहा है तो उसको अलग अलग तरह से वो कैसे देखता है, उसका जो नज़रिया है देखने का वो क्या है, वो उनको किस तरह से परसीव करता है, और किस तरह से उसको अपने बचपन की याद आती है, उसको अपनी मदर की याद आती है, ये सब कुछ जो है वो आपको इस पोएम में मिलेगा। लेट्स बिगिन द पोएम, ऑलराइट। When the humid shadow hovers over the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of the cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. ठीक है, अब क्या बात हो रही है? When the humid shadows hover
Over the starry space and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. अब ये बात कब की हो रही है, हमें ये सीन समझ में आ रहा है, बहुत ही क्लियर सा सीन समझ में आ रहा है कि रात का मंजर है, ठीक है, रात का मंजर है, melancholy darkness है, और उसको कहा गया है कि जो पानी की बूंदें हैं उनको किससे किया गया है, टीयर ड्रॉप से उनको आप कह सकते हैं कि उसके साथ उनका पैरेलल ड्रॉ किया है। एक काम करते हैं, पहले पूरी पोएम पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन पे आएंगे, ठीक है। ओके, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ द कॉटेज चेम्बर बेड and lie listening to the patter on the soft rain overhead। मतलब कितना, एक आप सोचिए कितना बढ़िया सा एक उन्होंने नज़ारा खींच दिया है कि ऊपर छत पे बारिश हो रही है, रूफ पे जो पानी की बूंदें हैं वो टपक रही हैं, और आप यहाँ पे आप क्या ब्लिसफुल लाइफ है वो कि आप एक पिलो पकड़ के सो रहे हैं कॉटेज में, और आप कॉटेज चेम्बर बेड में लेटे हुए हैं और एकदम अपना कोजी कोजी से बेड में हैं आप, और पिलो पकड़ के आप सो रहे हैं, और ऊपर आप आवाज़ सुन रहे हैं वो पैटर की जो बूंद गिर रही है, जो बूंदाबांदी हो रही है, उसकी आवाज़ आपके कानों में पड़ रही है, मधुर सी मीठी सी आवाज़ आपके कानों में पड़ रही है, जो कि रेन ड्रॉप हो रही है, रेन ड्रॉप्स पड़ रहे हैं कहाँ पे, आपके ओवरहेड, मतलब आपके रूफ टॉप पे, ठीक है। नाउ every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollection weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, टिंकल और शिंगल्स की बात हो रही है। शिंगल्स जिसको हम कहते हैं जो पहले के जो पुराने घर हुआ करते थे उनमें जो खपरेल होते थे, या आप कह सकते हैं जो इंग्लिश कॉटेजेस अगर आपने देखे हो तो उसमें जो टाइल्स होती हैं उनको आप कहते हैं, उनका जो अरेंजमेंट होता है उनकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और ड्रीमी फैंसीज की बात हो रही है। वूफ क्या होता है, जब आप जो आप थ्रेड्स को जब आप वेफ्ट करते हैं ना, उसके ऊपर क्या बोलेंगे आप उसको, जब आप यान को थ्रेड्स को आप यान करते हैं, वेफ्ट करते हैं, उसको हम वूफ बोलते हैं, ठीक है। Now in memory comes my mother as she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain। अब यहाँ पे वो किसको याद कर रहे हैं, ये सब कुछ देख के, रेन की जो बरसात है, जो बूंदें गिर रही हैं रूफ टॉप पे, उसको देख के ऑथर को, या उसको महसूस करके सुन के ऑथर को किसकी याद आ रही है, अपनी माँ की याद आ रही है और अपने बचपन के दिनों की याद आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो पोएट के बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले कि हम वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन करें और पढ़ें, उससे पहले हम पोएट के बारे में समझ लेते हैं। ये जो पोएट हैं जिनको कोट स्किन्नी इनका नाम है, ठीक है, इनका जन्म जो था नवंबर 24, 1926 में हुआ, और इनकी डेथ जो है जनवरी 25, 1904 में हुई। ये आप बात कर सकते हैं, इनका जो जन्म था, ही वॉज एन अमेरिकन लॉयर, एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियन, राइटर, बहुत सारी चीज़ें थी, ही वोर मेनी हैट्स, राइट। और ये बेसिकली अमेरिकन थे, न्यूयॉर्क में इनका जन्म हुआ। ही वॉज लॉयर, पॉलिटिशियन, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जर्नलिस्ट थे और पोएट थे यूनाइटेड स्टेट्स के। इनकी अगर आप बात करते हैं ओहायो में, ओहायो एक स्टेट है वहाँ पे उनकी एजुकेशन हुई थी, और उसके बाद उन्होंने लॉ पढ़ा। जैसे मैंने कहा कि बहुत फेमस लॉयर भी माने जाते हैं ये अपने टाइम के, तो उन्होंने लॉ पढ़ा, और इनको अगर आप बात करते हैं तो सिंसिनाटी में एडमिटेड टू बार इन 1856। अब वो जर्नलिस्ट बने, उन्होंने पेपर्स पे वर्क किया सिंसिनाटी में, और फाइनली इलिनॉइस में, और ओहायो में ही इनकी डेथ हो जाती है। और इनकी ये जो पर्टिकुलर अगर आप बात करते हैं तो बहुत ही सब्जेक्टिव थीम पे पोएम है, और ये जो पर्टिकुलर पोएम है रेन इन द रूफ, ये उनकी सबसे ज़्यादा बहुचर्चित, सबसे ज़्यादा फेमस वर्क में काउंट की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम थीम ऑफ द पोएम की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि थीम क्या है पोएम की, तो थीम है बेसिकली रेन ऑन द रूफ, एक्सप्रेस करती है वंडर्स ऑफ नेचर को, ये हमें क्लियर हो रहा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स, जो कि जैसे मैंने कहा कि जब रेन ड्रॉप रूफ पे पड़ते हैं, है ना, तो वो जो साउंड, जो म्यूज़िक, जो मेलोडी प्रोड्यूस करते हैं, वो अपने आप में इतना सूदिंग, इतना रिलीविंग होता है कि आपको, जैसे मैंने कहा कि आजकल आर्टिफिशियल ऐप्स पे वो म्यूज़िक आपको मिल जाता है, राइट। इसी शांति के लिए, इसी जिसको आप कहते हैं एक सूदनेस के लिए लोग जो है वो जंगल या कंट्री साइड जाते हैं, या फिर इन सब चीज़ों में रहना चाहते हैं, या इवन नाउ दैट यू गो आउट फॉर वेकेशंस, यू गो आउट टू सच प्लेसेस जहाँ आप नेचर के, प्रकृति के करीब रह सकें, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको नज़र आती हैं, मिलती हैं, और वो किस तरह से ये पानी की बूंदें या नेचर या अलग अलग उसके जो वेरिएशंस हैं, वो किस तरह से एक इंसानी बॉडी को, माइंड को, ह्यूमन सोल को किस तरह से वो सूद कर सकते हैं, किस तरह से वो उनको ईजी फील करा सकते हैं, उसकी बात हो रही है, ठीक है। एज ही सूद्स ईयर्स एंड हर शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स। अब शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स यहाँ पे आप रेन को भी कंसिडर कर सकते हैं।
अब इसकी समरी अगर हम बात करते हैं तो पोएट ने क्या एक्सप्रेस किया है, हम वो बात कर लेते हैं। इस पोएम में उन्होंने जॉय को एक्सप्रेस किया है कि जो एक बात करते हैं जब आप बारिश होती है और वो जो बूंदें जो हैं वो जब पड़ती हैं, आप कह सकते हैं कॉटेज की छत पे जब पड़ती हैं, रूफ पे पड़ती हैं, तो वो जो खूबसूरत सा म्यूज़िक या मेलोडी जो प्रोड्यूस करती हैं वो किस तरह से आपको कितना जॉयफुल बना सकता है, कितनी खुशी देता है, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं, राइट। रेन अनाउंसेस इट्स अराइवल बाय फॉर्मिंग डार्क क्लाउड इन द स्काई अलॉन्ग विद ह्यूमिडिफाइंग द एटमॉस्फेयर। ह्यूमिडिफाइंग ऑफ कोर्स आप जानते हैं जिसमें मॉइस्चर होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। रेन अनाउंस करता है अराइवल बाय फॉर्मिंग डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, सबसे पहले काले घने बादल जो हैं आसमान में छा जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, ह्यूमिडिफाई करता है वो एटमॉस्फेयर को। फिर डार्कनेस सीम्स टू स्प्रेड मेलनकली दैट इज रिलीज बाय जेंटली वीपिंग रेनी टीयर्स। अब डार्कनेस जो है वो क्या कर रहा है, वो एक मेलनकली, मेलनकली मतलब बेसिकली सैडनेस की बात होती है। मेलनकली फील करना मतलब यू हैव टू फील अ लिटिल ग्लूमी एंड डार्क, इस सेंस में बोला गया है, क्योंकि आप डार्कनेस की बात कर रहे हैं, क्लाउड्स की या आसमान की बात कर रहे हैं, रात की बात कर रहे हैं। सो मेलनकली डार्क जो है वो सिनोनिमस आप उसको मान सकते हैं। दैट इज रिलीज्ड बाय द जेंटली वीपिंग रेनी टीयर्स। अब यहाँ पे जेंटली वीपिंग रेनी टीयर्स, वो जो रेन ड्रॉप्स हैं उनको किनके साथ उनका पैरेलल ड्रॉ किया है, जो आंसू आते हैं ना उनके साथ उनका पैरेलल ड्रॉ किया गया है कि रेनी टीयर्स जो है, वीपिंग रेनी टीयर्स जो है, उनके बारे में बात की गई है। Now, but for man these tears usher in the strange feeling of joy. बट क्योंकि आपने पढ़ा ना कि वो कहते हैं कि कितना ब्लिसफुल है वो, कि आप पिलो को कॉटेज में, आप चेम्बर लेडन कॉटेज में आप पिलो को पकड़ के सो रहे हैं एंड जो रेन ड्रॉप्स हैं वो कहाँ पे हैं, रूफ पे पड़ रही हैं, ठीक है। बट फॉर द मैन these tears usher in the strange feeling of joy that is provided by the pitter patter of the rains on the rooftop of the cottage, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो रही है। रेन ब्रिंग्स बैक वंडरफुल मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, उनके बचपन के जो दिन हैं वो इसमें वापस आ रहे हैं, उनको अपनी मदर की याद आ रही है, अपने बचपन के दिनों की याद आ रही है। वो उन मोमेंट्स को याद करते हैं जब वो बच्चे थे और इस तरह की बारिश होती थी, बरसात होती थी, और वो उनको कितना ब्लिसफुल लगता था या कितने जॉयफुल वो मोमेंट हुआ करते थे, ठीक है। कंफर्ट ऑफ द कोजी बेड एंड लिसन टू द स्टडी पैटर ऑफ द रेन्स, कि वो कितना कंफर्टेबली आप अपने बेड में लेटे हुए हो, कॉटेज में आप कोजी से बेड में हो अपने तकिए को पकड़ के, और आप बस लेटे लेटे ब्लिसफुली जो है ये एंजॉय कर रहे हैं कि बारिश की बूंदें जो हैं आपके रूफ पे पड़ रही हैं, ऑलराइट। At the same time, there are the memories of his mother checking in on him and looking at him fondly and leaving him to sleep in till the break of dawn, and the music that the rain produces while falling upon the shingles continues in the background. अब इसी टाइम पे वो क्या याद करते हैं, इस टाइम पे वो याद करते हैं कि कैसे उनकी माँ जब वो छोटे थे और वो सोने के लिए जब वो सोते थे तो उन पे चेक करती थी कि सो रहा है बच्चा, अच्छे से सब कुछ है, ठीक ठाक है, और वो चेक करके उनको चली जाया करती थी, उनको देखा करती थी सोते हुए, और जब वो सोते थे एंड देन शी वुड लीव हिम टू स्लीप इन द ब्रेक टिल द ब्रेक ऑफ द डॉन। और उसके बाद म्यूजिक जो है वो रेन का वो प्रोड्यूस करता था, क्या करता था, फॉलिंग अपॉन द शिंगल्स, शिंगल्स में आपको बता ही चुकी हूँ जो टाइल्स होते थे रूफ के, ठीक है, उनके ऊपर पड़ रहा था, और वो कंटिन्यू करता है बैकग्राउंड में। तो वो सारी चीज़ें, जो सारे रेमिनिसेंस, सारे नॉस्टैल्जिया, सारे मोमेंट जो थे उनकी ज़िंदगी के, जो खूबसूरत मोमेंट थे, जो उनके बचपन के, उनकी माँ के बचपन की जो यादें थी, वो सब जो है वो आ जाती हैं, ड्रिफ्ट अलोंग करती हैं इमेजिनेशन में, किसके, पोएट के। अब यहाँ पे जब हम ग्लोसरी की बात करते हैं तो आप टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए। ह्यूमिड शैडो का मतलब होता है डार्क क्लाउड्स फुल ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। होवर का मतलब होता है कोई चीज़ हैंग करना बीच में, जैसे आप कहते हैं कोई मंडराना, उसको हम होवर कहते हैं। सस्पेंडेड इन द एयर, ठीक है, उसको हम कहते हैं। नाउ स्टेरी स्पेयर्स मतलब नाइट स्काई फुल ऑफ स्टार्स इन वेरीड फॉर्मेशन। ब्लिस ऑफ कोर्स आपको मालूम है अटमोस्ट जॉय, हैप्पीनेस का स्टेट। मेलनकली ऑफ कोर्स आपको मालूम है डार्क या सैड, ठीक है। कॉटेज चेम्बर, रूम इन द स्मॉल हाउस इन द कंट्री साइड रूरल एरिया। पैटर किसको बोलते हैं, पैटर का साउंड ऑफ फॉलिंग रेन ऑन एनी सर्फेस ओवरहेड मतलब ऊपर, ठीक है। तो ये आपको ग्लोसरी इसकी क्लियर हो गई है। नाउ नेक्स्ट जो स्टैंजा था उसमें हम देख लेते हैं टिंकल मतलब रिंगिंग साउंड, टिंकलिंग साउंड बोलते हैं ना हम, टिन 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 टिन, उसको हम बोलते हैं, जैसे बेल्स की हम बोलते हैं टिंकल, वैसे ही जो रिंगिंग साउंड होता है उसको। शिंगल्स आपको मैंने बता ही दिया, रेक्टेंगुलर टाइल्स होते हैं जो कि स्लोपिंग रूफ पे लगते हैं, ठीक है, उनको जैसे आप खपरेल भी बोल सकते हैं। बेसिकली शिंगल्स आर मोर पोलाइट और मोर मे बी पॉलिश्ड वे ऑफ सेइंग दैट, राइट। एको ऑफ कोर्स आप जानते हैं रिफ्लेक्टेड साउंड।
ड्रीमी फैंसीज, इमेजरी स्टोरीज, इनटू द बीइंग बिजी, मतलब यहाँ पे अगर आप बात करते हैं इनटू बिजी बीइंग, मतलब यहाँ पे हम पोएट की बात कर रहे हैं और उनके माइंड की बात कर रहे हैं। रिकलेक्शन, ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड मेमोरी या मेमोरेंस, आप रिमेम्बरेंस की बात करते हैं। एयर थ्रेड, ड्रीमी मेमोरीज, वूफ रेफर्स टू द थ्रेड वोवन अक्रॉस, ठीक है। वूफ का मतलब होता है वो जो यान आप वो करते हैं ना, कताई करने के लिए आप करते हैं, जैसे मैंने कहा उसको आप वूफ करते हैं, जो वेफ्ट करते हैं ना आप, उसको कहा जाता है, ठीक है। लूम, हेड रेफर्स टू द स्टोरी दैट आर बीइंग वोवन टुगेदर इन देयर ड्रीम्स। अब यहाँ पे आपको किस रेफरेंस में यूज़ किया गया है, इसको क्या पैरेलल ड्रॉ किया गया है, एयर थ्रेड, ड्रीमी मेमोरीज, वूफ का मतलब है यहाँ पे ये रेफरेंस है कि जिस तरह से आप अपने जो थॉट्स हैं, अलग अलग थॉट्स हैं, उनको साथ में आप गढ़ रहे हैं या आप साथ में उनको ला रहे हैं या आप उनको साथ में एक साथ बोल रहे हैं। ड्रीम्स में आप जैसे उनको एक साथ लाते हैं, ठीक है। उनको जैसे आपने कहा कि मैंने अपनी सपनों की दुनिया जो है वो सजाई है, या आप कह सकते हैं बुनी है ना। तो ये बुनना जो है ना, जो निटिंग जिसको हम कहते हैं, वो वाली चीज़ में हम कह रहे हैं, ठीक है, कि हमने कोई अपनी थ्रेड्स, अपनी इमेजिनेशन, अपने थॉट्स के थ्रेड से हमने ये दुनिया बुनी है, वही वाली चीज़ में यहाँ पे रेफ़र हो रहा है, ठीक है। अगॉन मतलब जो दिन जो हैं जो कि बीत चुके हैं, चले गए हैं, ठीक है। रिगार्ड मतलब ऑब्जर्व, एर मतलब बिफोर, फोन मतलब लुकिंग लविंग गेज, डॉन मतलब ऑफ कोर्स आप जानते हैं मॉर्निंग, रेफ्रेन मतलब जो कि आप कहते हैं पार्ट ऑफ द सॉन्ग दैट इज रिपीटेड, ओवर हियर इट मीन्स दैट। ऑलराइट, अब इसका वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो हम कर लेते हैं। ओवरऑल सब समझ में आ गया है, लेकिन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन में और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। When the humid shadow hovers over the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of the cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. अब ये लाइंस जो हैं ऑलरेडी हम इसकी ग्लॉसरी पढ़ चुके हैं, मैं आपको समझा भी चुकी हूँ, तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ये एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे इसलिए दे रही हूँ, इन केस रेफरेंस में आ जाता है तो आपको रहे कि आपको किस तरह से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। The poet says that the stars of the sky are not visible when the dark clouds cover the night sky. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जाता है, पोएट क्या कह रहा है कि स्टार्स जो हैं स्काई में वो तब विजिबल नहीं होते जब डार्क क्लाउड जो हैं वो लूम करते हैं एयर में, ठीक है, ये लूम करते हैं, हवा करते हैं स्काई में। नाउ ही स्टेट दैट द डार्कनेस इज मेकिंग हिम सैड एंड रिफ्लेक्टिव। अब वो ये कहता है कि ये जो डार्कनेस है ये मुझे कहीं ना कहीं सैड भी फील करा रही है और रिफ्लेक्टिव भी। रिफ्लेक्टिव मतलब कहीं ना कहीं उसको पुरानी बातें याद आ रही हैं, पुरानी चीज़ें बातें याद आ रही हैं। ऑफकोर्स ये जॉयफुल है, बहुत अच्छा लग रहा है, कहीं ना कहीं आप ये बड़ी एक वो फ्लक्स की सिचुएशन होती है व्हेन यू आर फीलिंग गुड अबाउट समथिंग, एट द सेम टाइम वो चीज़ आपको कुछ अच्छी चीज़ भी, लेकिन आपको एक याद की या पुरानी मेमोरीज़ की या यादें जो हैं वो छोड़ जाती हैं, एंड यू आर इन द फिक्स ऑफ अ सिचुएशन कि आपको बहुत अच्छा भी महसूस हो रहा है, लेकिन आपको पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें, पुराने रिफ्लेक्शंस भी आ रहे हैं, ठीक है। द रेन सिंबलाइजेज द रिलीज ऑफ सैडनेस एंड द अशरिंग ऑफ द जॉय। अब वो बात कर रहा है कि रेन जो है, जब बरसात होती है तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि हर चीज़ बरसात या बारिश का मौसम या बारिश का वो जो पानी की जो आवाज़ रहती है वो हर चीज़ को बहुत खूबसूरत बना देती है, राइट। सो इट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। सो टीयर्स आर फॉलिंग, लेकिन वो जो रेन ड्रॉप्स रात में गिर रहे हैं मेलनकली स्काई में, मेलनकली मीन्स डार्कनेस है इसलिए हम उसको मेलनकली कह रहे हैं, राइट, गिर रही है, तो उसको काहे से किया गया है, वीपिंग टीयर्स से उन्होंने उसकी पैरेलल ड्रॉ किया है, जैसे मैं दोबारा बता रही हूँ आपको, ठीक है। सो टीयर्स आर फॉलिंग सॉफ्टली डाउन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। टीयर्स जैसे आंसू गिरते हैं ना, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता गिरते हैं, बिल्कुल वैसे ही वो बरसात का जो पानी है, जो रेन ड्रॉप्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता गिर रही है। रेन मेक्स अस नॉस्टैल्जिक एज वेल एज जॉयस, वो हमें पुरानी यादों में भी ले जाती है और हमें बहुत 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 हमें खुशी से या ब्लिसफुल फीलिंग से भी भर देती है, ठीक है। द पोएट सेज दैट ही लव्स टू कर्ल अप इन द कंफर्ट ऑफ हिज बेड एंड जस्ट रिलिश द वंडरफुल म्यूजिक ऑफ द रेन एज इट फॉल्स अपॉन द रूफ ऑफ हिज लिटिल कॉटेज। और वो क्या कह रहे हैं, इन चीज़ों को आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि पोएट को क्या लग रहा है कि वो लिटरली कर्ल अप कर रहे हैं, है ना, वो कर्ल अप कर रहे हैं और बड़ा मशी सा उनका बेड है और बड़ा कोजी सा बेड है जिसमें वो तकिया पकड़ के अपना सो रहे हैं और उनको रेन ड्रॉप्स जो है वो उनके रूफ टॉप पे, उनके छोटे से कॉटेज की रूफ टॉप पे गिर रही है, एंड देयर इज नो beautiful feeling than that, there's no more blissful feeling than that feeling of falling rain on the rain top, on the rooftop, ठीक है। तो बिल्कुल वही वाली चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की है इस उसमें। नाउ नेक्स्ट लाइन्स हम पढ़ लेते हैं।
Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and the thousand dreamy fancies into busy being start, and the thousand recollection weave their air thread into woof as I listen to the patter on the rain upon the roof. अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि कैसे ही इज़ ड्रिफ्टेड बैक टू हिज चाइल्डहुड या ही इज़ ड्रिफ्टेड बैक टू हिज द ओल्डर टाइम्स, ठीक है, पुराने दिन किस तरह उनको याद आ रहे हैं। मतलब हर वो जो पानी की जो बूंद पड़ रही है, वो जो टिंकलिंग आवाज़ आ रही है शिंगल्स पे, शिंगल्स किसको मैंने बोला, वो जो टाइल्स हैं रूफ पे, है ना, जैसे जैसे एक एक बूंद जो शिंगल्स पे पड़ रही है या वो टिंकलिंग आवाज़ जैसे आ रही है पानी के गिरने की, हर एक बूंद के साथ कुछ नए रिफ्लेक्शंस, कुछ मेमोरीज जो हैं वो फ्लड बैक कर रही हैं, कुछ पुराने एसोसिएशंस, कुछ पुरानी यादें जो हैं वो वापस आ रही हैं, ठीक है। हज़ारों तरह के ड्रीमी जो आप कह सकते हैं फैंसीज जो हैं वो लौट आ रही हैं और इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। बिजी बीइंग यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जो ऑथर है, जो पोएट है, उसका जो माइंड है उसको हम कहते हैं बिजी बीइंग। यहाँ पे उसको रेफर किया जा रहा है बिजी बीइंग, मतलब पोएट के अंदर वो जो है इन सारी जो फीलिंग्स हैं उनका क्या कर रहे हैं, उनको वो प्रोपेल कर रहा है या ट्रिगर कर रहा है, राइट। सो ही इज़ एबल टू थिंक अबाउट एन नंबर ऑफ थिंग्स, ही इज़ एबल टू फील थिंग्स, वो वाली चीज़ यहाँ पे ड्रॉ की जा रही है, ठीक है। एंड द थाउजेंड रिकलेक्शन वीव द एयर थ्रेड इनटू वूफ, और हज़ारों तरह की यादें, हज़ारों तरह की अनगिनत कहानियाँ, अनगिनत किस्से, अनगिनत मेमोरीज जो हैं वो वापस, सब कुछ वापस लाइफ में आ रही हैं। और एक तरह से आप जिसको कहते हैं कि सब कुछ आपस में एक जो जो पिक्चर है वो बुन के एक अलग सी यार्ड जो है, एक अलग सी जिसको आप कहते हैं वीव जो है वो बुनाई हो रही है उन ख्यालों की, उन इमेजिनेशंस की, उन फैंटसीज़ की जो कहीं ना कहीं वो पुरानी, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, जहन में थी, लेकिन कहीं ना कहीं आजकल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो उसको भूल गए थे, वो सब कुछ वापस आ गया है, ठीक है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑन द रूफ, on the rain upon the roof, the poet senses every sound that is produced as the rain tinkles against the shingles on the roof on the cottage, ठीक है। This brings back wonderful memories into his busy mind as he is trying to recollect the memories of his past. He weaves each of these into the single thread, ठीक है, and continues to enjoy the patter of falling rains. यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई है, ठीक है, इसको हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए कहीं पे भी। Now in the memory comes my mother as she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जब पुरानी यादें, पुरानी बातें हो रही हैं तो यहाँ पे सबसे पुरानी जो सबसे डोमिनेंट मेमोरी उनको आती है उनके बचपन की आती है, उनकी माँ की, ठीक है। जब वो सोते थे और उनकी माँ उनको कैसे सी ऑफ करती थी, उनको सोते हुए देख के, लाइक शी वुड जस्ट लीव हिम टू स्लीप ऑन हिज ओन एंड टिल द डॉन, और वो पूरी सारी जो यादें हैं उनके बचपन की उनको घेर लेती हैं। द पोएट रिमेंबर्स हिज मदर लुकिंग डाउन अफेक्शनेटली एट हिम एंड हिज सिबलिंग्स एज दे स्लीप व्हाइल हैविंग अ प्लेजेंट ड्रीम्स, ठीक है। वो और उनके भाई बहन जब सब लोग सोते थे तो उनकी माँ कितने प्यार से उनको देखती थी, बिल्कुल जैसे माएँ होती हैं, जैसे आपकी भी करती होंगी, आपको प्यार से अच्छे से टक इन करके बेड में, मम्मा लोग की आदत होती है कि वो आपको देखती हैं कि भाई एवरीथिंग इज़ कंफर्टेबल, एवरीथिंग इज़ गुड, और फिर आप आराम से सो जाते हैं, अपनी मेमोरीज, अपनी ड्रीम्स में खो जाते हैं, राइट। एंड ये वो यादें उनको आती हैं। हिज मदर वुड मेक इट अ पॉइंट टू सी देम फास्ट स्लीप एवरी नाइट, और वो रोज़ उनकी माँ जो थी वो तब तक वहाँ रहती थी जब तक वो बच्चा जो था उनका, जब तक वो सो नहीं जाता था, जो कि पोएट है यहाँ पे, ठीक है। एज शी न्यू शी वुड लेट हिम स्लीप इन द ब्रेक ऑफ डॉन, और तब तक उनको सोने देती थी आराम से जब तक ब्रेक ऑफ डॉन, मतलब सुबह, दिन तड़के सुबह नहीं हो जाती थी। ही रिमेंबर्स हिज मदर लुकिंग डाउन ऑन हिम लविंगली एज ही कंटिन्यूज टू बी इन द स्लम्बर लिसनिंग टू द रिदमिक पैटर ऑफ द रेन। सो वो कहीं ना कहीं उनको ये याद है कि कैसे उनकी माँ उनको देखती थी जब वो सो रहे होते थे, और वो कहीं ना कहीं वो रिदमिक पैटर्न जो था, वो जो रिदमिक म्यूज़िक था, वो कैसे वो जब अपने कान में वो आँख बंद करके उसको एंजॉय करते थे, वो पानी की बूंदें उनको वो बचपन की वो जो यादें हैं, वो जो बचपन के जो दिन हैं वहाँ उनको खींच के वापस ले गई है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें बेसिकली पोएम हमने पूरी पढ़ ली, हमें मूड समझ में आ गया, हमें पूरा जो उसका फ्लो है, टोन है, हमें ये समझ में आ गई, हमें ये समझ में आ गया कि बचपन के दिनों की जो रिमेम्बरेंस हैं या मेमोयर्स हैं वो एक तरह से साझा की है पोइट ने हमारे साथ, ठीक है। अब हम एक सिंपल सी चीज़ पढ़ लेते हैं कि भाई पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या यूज़ हुई हैं। पोएटिक डिवाइसेस क्या मतलब किस किस तरह की आप कह सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन सी इस्तेमाल की गई है। पहली चीज़ जो हमें बहुत क्लियरली नज़र आ रही है वो है ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब एपिथेट क्या होता है? एपिथेट आप एक तरह से कह सकते हैं कि विदाउट, आपने कभी अगर ये पढ़ा होगा तो कहते हैं ना विदाउट एनी एपिथेट अटैच्ड, राइट। एपिथेट अगर आप बात करते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट, तो बेसिकली
बेसिकली एडजेक्टिव होता है जब कोई एक चीज़ किसी और चीज़ के लिए कनेक्ट करती है या डिनोट करती है। अब जैसे यहाँ पे आप कह रहे हैं स्टैंजा 1 में क्या होता है, सॉरी, द पोएट ट्रांसफर करता है अपना सैड मूड फ्रॉम हिमसेल्फ टू द डार्कनेस ऑफ नाइट। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि उसका सैड मूड जो है वो किससे वो रिलेट कर पा रहा है या किससे जोड़ के देख रहा है, वो डार्कनेस ऑफ द नाइट के साथ जोड़ के देख रहा है, ठीक है। अब स्टैंजा 1 में जब हम बात करते हैं, ह्यूमन शैडोज ओवर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द हॉन्टिंग मेमोरीज ऑफ द पास्ट दैट क्रिएट शैडोज इन द प्रेजेंट। तो ये लाइन से आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है, विच इज ट्रांसफर एपिथेट। एक इमोशन जो है वो दूसरे इमोशन में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। नाउ सेकंड जब हम बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या, जब आप किसी इनएनिमेट थिंग को मतलब जिसके अंदर जान नहीं है, किसी भी चीज़ को जब आप किसी इंसान के तौर पर ट्रीट करते हैं, ठीक है, आप उसको एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं, तब हम उसको डिवाइस को कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जैसे मैंने कहा रेन दाउ शैल नॉट कम सो सून, ठीक है, रेन दाउ शैल नॉट कम सो सून, अगर मैंने ये लाइन बोली, या मैंने कहा कि डेथ दाउ शैल पास, डेथ दाउ शैल पास मैंने नहीं कहा, एक्चुअली बहुत फेमस लाइन्स हैं, लेकिन खैर मैं यहाँ पे कोट कर रही हूँ आपको। तो अगर मैंने कहा डेथ दाउ शैल पास या रेन दाउ शैल नॉट कम सो सून, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम डेथ या रेन ऑब्वियसली अनएनिमेट थिंग है ना, कोई इंसान तो है नहीं है, लेकिन हम इनको ट्रीट कैसे कर रहे हैं या हम इनसे बात किस तरह कर रहे हैं, जैसे हम किसी दूसरे इंसान से बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर चीज़ को आप कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि एंड द मेलनकली tears gently weeps in rainy tears. Here the poet personified darkness by giving it a human ability to shed tears. अब यहाँ पे आपने क्या किया है, जब आपने बात की मेलनकली टीयर्स की, तो यहाँ पे उसने क्या बोला कि अंधेरे में, रात के अंधेरे में जो बारिश की बूंदें हैं वो आंसुओं जैसी या वीपिंग टीयर्स जैसी लगती हैं, राइट। तो यहाँ पे आपने क्या किया, पोएट ने पर्सोनिफाई किया है डार्कनेस को, जैसे ह्यूमन एबिलिटी, मतलब इंसान जो होते हैं वो रो पाते हैं ना, कोई जानवर या कोई चीज़ तो नहीं रोती। तो हमने क्या किया है, डार्कनेस को पोएट ने यहाँ पे ह्यूमन एबिलिटी जो है उसको दी है, द ह्यूमन एबिलिटी ऑफ क्राइंग और द ह्यूमन एबिलिटी टू वीप, राइट। सो इस वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं दैट पर्सोनिफिकेशन has been used over here. Now refrain का मतलब क्या होता है, at the end of each sentence the soft falling of the rain is repeated. अब यहाँ पे आपको refrain क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर चीज़ जो है वो रिपीट हो रही है, राइट। अगर आप स्टैंजा के एंड में देखते हैं तो यू एक्चुअली कम अक्रॉस दैट रिपीटेशन और यू कम अक्रॉस द टोन जहाँ पे सॉफ्ट फॉलिंग ऑफ द रेन जो है वो रिपीट हो रही है। सो दिस इज व्हाट वी आर रेफरिंग टू, राइट। नाउ मेटाफर क्या होता है, मेटाफर जैसे मैंने आपको बताया है कि किसी चीज़ को कंपैरिजन है, बेसिकली कंपैरिजन डिवाइस है सिमिली की तरह, लेकिन डायरेक्ट कंपैरिजन है। मतलब अगर मैं कहूँ कि किसी को मैं कहूँ शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज अ रोज़, तो वो सिमिली हो गया कि कोई इंसान इतना खूबसूरत है जितना कि एक रोज़ होता है। या फिर मैं उसको इनडायरेक्टली कहूँ दैट शी इज़ अ रोज़, तो अगर मैंने ये लाइन बोली ना दैट शी इज़ अ रोज़, मतलब वही हुआ कि कोई इंसान इतना खूबसूरत है कि वो गुलाब जैसा है, राइट। लेकिन यहाँ पे मैंने उसको कंपेरिजन करने की जगह, एज अ रोज़ करने की जगह मैंने सीधे सीधे उसको गुलाब कह दिया, ठीक है। तो ये जो हुआ ये मेटाफर हुआ, तो वो यहाँ पे यूज़ किया गया है। जब मैं इसमें बात करती हूँ यहाँ पे when the human shadows hover, here shadows signify clouds, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, जब shadows की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, क्लाउड्स को हमने सीधे सीधे क्या बोल दिया, शैडोज। तो यहाँ पे क्या आया, मेटाफोरिकल रेफरेंस आया। तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि एक डिवाइस जो है वो मेटाफर भी इस्तेमाल की गई है। नाउ अगर हम स्टैंजा 2 में देखते हैं लाइन 13 एंड 14, एंड द थाउजेंड रिकलेक्शन वीव देयर ब्राइट ह्यूज इनटू वूफ, ठीक है। वूफ मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है। अब here the memories of the poet is compared, अब यहाँ पे आपने क्या किया है, अगेन आपने मेटाफर ड्रॉ किया है। जब आपने कहा and the thousand recollections weave their bright hues into woof, अब आपने क्या किया, रिकलेक्शन वीव कर रहे हैं, ठीक है। आपने किससे बात की इनका, कि आपके जो हज़ारों किस्म की जो उनकी यादें हैं, जो मेमोरीज हैं, जो रिकलेक्शंस हैं, उसको कंपेरिजन किससे किया गया है, जो ब्यूटीफुल कलरफुल थ्रेड्स होते हैं, यान जो थ्रेड्स होते हैं जो निट करते हैं, हम उनसे कंपेयर कर रहे हैं, राइट। तो ये भी आपको पता चलता है कि मेटाफोरिकल है। थर्ड स्टैंजा में जब हम देखते हैं, टू सर्वे हर डार्लिंग ड्रीमर्स, हेयर डार्लिंग ड्रीमर्स इज मेटाफर फॉर हर लवली चिल्ड्रन हु आर स्लीपिंग एंड प्रॉब्ली ऑल्सो ड्रीमिंग। तो डार्लिंग ड्रीमर्स किसके रेफरेंस में यूज़ हुआ है, जो ममा उनकी जब वो सोते हैं, छोटे थे, वो देखती थी
तो उनके लिए बोला गया डार्लिंग ड्रीमर्स, मतलब उनके जो छोटे छोटे बच्चे जो ना सिर्फ सो चुके हैं बट ये प्रिज्यूम किया गया है कि वो सपने भी देख रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे मीठे मीठे सपने देख रहे हैं, राइट। तो डार्लिंग ड्रीमर्स किन के लिए रेफर किया गया है, मेटाफर यूज किया गया है बच्चों के लिए, और किन के द्वारा किया गया है, पोएट के द्वारा, किसके रेफरेंस में, उनकी मदर की नज़र में जो उनके बच्चे हैं वो क्या है, डार्लिंग ड्रीमर्स हैं, राइट। तो ये चीज़ आ गई। अब ओनोमाटोपिया क्या होता है, ओनोमेटोपिया जो होता है वो बेसिकली जो साउंड होता है ना, साउंड की जो आवाज़ होती है उसको हम कहते हैं, ठीक है। जैसे टिन 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 टिन, पिट पिट पैटा पैटा, पिट पिट पैटा पैटा, ठीक है, म्याऊ, ये जो चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो साउंड्स होते हैं उनको हम एनोमेटोपिया बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो पहले और सेकंड और थर्ड स्टैंजा में पैटर यूज़ किया गया है, तो पैटरिंग साउंड, ठीक है। उसके अलावा टिंकल, जैसे मैंने कहा, तो टिंकल जो है एक साउंड है, तो वो हो गया। अब यहाँ पे एक क्रिएट होती है इमेज साउंड की ऑफ द रेन फॉलिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब एलिटरेशन क्या होता है, जब मैंने आपको जो शुरुआत ही मैंने आपको बताई थी, जब स्टार्टिंग हमने की थी तभी मैंने आपसे कहा था कि इस पोएम में एलिटरेशन का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब वो चीज़ अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो हियर ह्यूमिड एंड हवा हैव सिमिलर फर्स्ट सिलेबल, जब फर्स्ट सिलेबल है और उस पर एम्फसाइज किया गया है और उसकी जो आवाज़ है, जो उसका साउंड है, जब वो रिपीट हो रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, एलिटरेशन, ठीक है। तो एलिटरेशन का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। और राइमिंग स्कीम, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने इसकी राइमिंग स्कीम जो है वो हमने पढ़ी नहीं है, ठीक है। ये राइमिंग स्कीम हमने नॉर्मली जो अभी तक राइमिंग स्कीम हम पढ़ रहे थे, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, उसमें ये राइमिंग स्कीम हमने नहीं पढ़ी है क्योंकि थोड़ी सी अनयूजुअल, थोड़ी सी अलग सी राइमिंग स्कीम है। राइमिंग स्कीम क्या होता है, जब एक पोएम लिखी जाती है तो प्रोज तो आपने सीधा सीधा लिख दिया सेंटेंसेस में, पोएम की खूबसूरती क्या होती है कि उसमें एक राइम होती है ना, एक ट्यून होता है, एक 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 जिंक होता है, एक साउंड होता है ना, जो लास्ट की जो सिलेबस है वो एक दूसरे से राइम करना चाहिए, है ना। जैसे बैट मैट सैट लैट, लैट तो कोई वर्ड नहीं होता, बैट मैट सैट और टैट, ठीक है। तो ये जो हुआ, ये क्या हुआ, एक जैसे जो सिलेबल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ये जो सिलेबल्स रिपीट हुए तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं राइमिंग स्कीम, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो, ए बी सी बी डी ई एफ जी इज अ वेरी अनयूजुअल वन, मतलब ये नॉर्मली बड़ी टिपिकल सी राइमिंग स्कीम है कि भाई ये जो दो हैं ये तो आपस में वो कर रहे हैं राइम और बाकी सारे अलग हैं। देखो ए सी डी ई और एफ जी, ये बहुत ही अनयूजुअल सा राइमिंग स्कीम है, ये आप नोटिस कर सकते हो। हाउएवर इट इज बिलीव्ड टू हैव बीन यूज्ड बाय फेम्ड म्यूजिशियन मोजार्ट एंड हिज ओपेरा, ये भी आप मान लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है, इसको एक जो इसकी बहुत डिफरेंट है, लेकिन एक चीज़ जो इसको अलग करती है वो ये है कि ये यूज़ किया गया है बहुत ही फेमस मोजार्ट का, अगर आपने सुना हुआ है, बीथोवन एंड मोजार्ट द बेस्ट ऑफ द म्यूजिक कंपोजर्स, तो उनके द्वारा भी उनके ओपेरा में इस्तेमाल किया गया है। ओके, अब क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं फटाफट। What does melancholy darkness signify in the poem Rain on the Roof? ठीक है, रेन ऑन द रूफ में melancholy darkness किस चीज़ को सिग्निफाई करती है, अभी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। डार्कनेस जो है सिनोनिमस किससे बोली है उनने, सैडनेस से, ठीक है। डार्कनेस किस चीज़ को लेकर सिनोनिमस है, डार्कनेस मतलब आप बात कर रहे हैं किसकी, आप अंधकार की बात कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन की, या मूड आपका जब डाउन होता है या आप लो फील करते हैं या सैड होते हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। मेलनकली डार्कनेस क्या है, ड्यू टू द रेन क्लाउड दैट हैव हिडन द स्टारी स्काइज। अब स्टारी स्काइज जो कि बहुत चमकदार आसमान होता है जिसमें तारे होते हैं, सितारे होते हैं, उन सबको मेलनकली डार्कनेस मतलब जो क्लाउड है वो क्या कर लेता है, शैडो कर लिया है उसने, ठीक है, रेन क्लाउड्स ने। अब द फॉलिंग ऑफ द रेन फ्रॉम द लेडन क्लाउड इज बीइंग कंपेयर्ड टू द टीयर्स दैट फॉल आउट ऑफ आवर आईज, इन बोथ द सिचुएशन हेवीनेस इज बीइंग रिलीज्ड। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कंपैरिजन ड्रॉ किया गया है कि जो पूरे जो क्लाउड हैं, जो रेनी क्लाउड्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो टीयर्स जो है वीप कर रहे हैं, वीप कर रहे हैं मतलब बारिश चालू हो गई है, बरसात की जो बूंदें हैं वो किसको सिग्निफाई कर रही हैं, रेन ड्रॉप्स को। रेन ड्रॉप्स मतलब आंखों में से जो आंसू आ रहे हैं उसको सिग्निफाई कर रही है, ठीक है, उसके बारे में बात की गई है। और दोनों ही सिचुएशन में अगर हम बात कर सकते हैं तो आप कह सकते हैं जब आदमी की आंखों से आंसू बहते हैं या जो क्लाउड हैं जो डेंस हो गए हैं और उसमें से बरसात होती है, तो दोनों ही वे में आप कह सकते हैं कि एक तरह से जो आपकी जो भारीपन है वो उतर जा रहा है, निकल जा रहा है ना। एक बार जो क्लाउड्स हैं जो कि भरे हुए हैं, जो कि घटाएं हैं और एकदम काले बादल हैं, और एक बार वो बरस गए तो फिर वो हल्के हो गए। और उसी तरह इंसान का मन जो है जब वो रो लेता है, आंसू बहा लेता है, वेंट आउट कर लेता है, तो उसका मन भी बिल्कुल हल्का हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, दैट हेवीनेस इज बीइंग रिलीज्ड इन बोथ द केसेस। Alright, now what does the poet convey when he says the human shadow hover all the starry? मतलब यही चीज़ यहाँ पे सेम चीज़ सिग्निफाई हुई है,
ठीक है। पोएट ने बहुत ब्यूटीफुली, बहुत ही सुंदर शब्दों में एक्सप्लेन किया है कि जैसे नाइट जो है वो फुल ऑफ ट्विंकलिंग स्टार्स है, लेकिन वो डार्क मॉइस्चर लेडन क्लाउड से जो है वो कवर हो गई है, ठीक है। मतलब जो बादल हैं, जो बरसात के, जो बारिश के जो बादल हैं, उन्होंने पूरा जो आसमान है वो ढक लिया है। होता है ना कि जब आसमान में आपको काले घने बादल दिखते हैं तो आपको तारे सितारे कुछ नज़र नहीं आते, आपको आसमान जो है बिल्कुल काला नज़र आता है। तो वही वाली चीज़ यहाँ पे लिखी है। उसको होवर करना मतलब क्या होता है? कोई चीज़ आप कह सकते हैं कि आसमान में मंडराना, उसको हम कहते हैं हावर अराउंड, ठीक है। Clouds that hover around the atmosphere, he may be trying to convey that behind every sorrow and darkness, there's a light that makes its appearance as soon as the facade, deceptive outward appearance makes way for it. As a facade, आप एक बात कर सकते हैं सिंपल सी कि कहीं ना कहीं सी पोएट एक बात जो कह रहा है, या पोएट अपनी जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, जो वो एक्सप्रेस कर रहा है, तो कई बार ना जो शब्द लिखे जाते हैं उनसे बहुत ज़्यादा गहरी और बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें जो हैं उससे डिपिक्ट कर दी जाती हैं, ठीक है। मतलब जो चीज़ हम समझ पा रहे हैं वो तो सिर्फ जो शब्दों में लिखा हुआ है, लेकिन पोएट्री एक ऐसा मीडियम है जिसको शब्दों में नहीं बांधा जाता। मतलब एक ऐसा मीडियम है जिसको आप बहुत डाइवर्सिफाइड वे में आप समझ सकते हैं कि एक शब्द या एक लाइन जो बोली गई है उसके कई अलग अलग मतलब या उसके कई अलग अलग ट्रांसलेशंस या उसके ट्रांसक्रिप्शंस हो सकते हैं। तो यहीं पे एक और बात कही गई है कि इसका मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं कि आप ये भी कह सकते हैं कि भाई हर डार्कनेस या हर आप कह सकते हैं अंधकार के पीछे या हर चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं एक उजाला या रोशनी या खूबसूरती छुपी हुई है। लाइक एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग टू इट, राइट। मतलब ये हम कब कहते हैं कि ऊपर रोशनी है और नीचे जो है वो बादल हैं, घने बादल हैं। लेकिन उसी के बारे में आप इसको डिपिक्ट जो किया है उसका एक आप कह सकते हैं एनोटेशन, या उसका एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसका एक इन्फेरेंस जो है वो यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। ये ठीक है। हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। According to the poet, what is nature's mood in rainy darkness? अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो पोएट के अनुसार जो मूड है वो किस तरह का है। अब देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट नेचर्स मूड इज़ वन ऑफ सैडनेस। मतलब बेसिकली नेचर जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा सैडनेस में है, ग्लूमी मूड है। द पोएट रिलेट द डार्कनेस इन द स्काई व्हेन द डार्क क्लाउड्स गैदर टू सैडनेस। द पोएट सेज दैट द डार्कनेस इज द क्लाउड जेंटली गिव वे टू द टीयर्स इन फॉर्म ऑफ रेन। मतलब आप इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? बारिश जो हो रही है उससे, और जो बारिश हो रही है, जो बरसात हो रही है, उसको हमने किससे कंपेयर किया है? वीप से। मतलब वीपिंग मीन्स टीयर्स, ठीक है। नाउ डू यू थिंक द पोएट एंजॉयज द रेन? आपको क्या लगता है कि पोएट एंजॉय कर रहा है रेन को? एट फर्स्ट व्हेन द क्लाउड गैदर्स द रेन स्टार द पोएट इज फिल्ड विद डिस्मे एंड ग्लूम, ठीक है। एट द गैदरिंग डार्कनेस, मतलब शुरुआत में अगर हम देखते हैं जो टोन है पोएम की, तो हमें ये समझ में आता है कि जैसे जैसे मूड बढ़ता है, जैसे जैसे रात जब शुरुआत होती है, मतलब जस्ट इनिशियल फेज, उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि एक तरह से ग्लूमी या डिस्मे या ग्लूम या सैडनेस का एक टोन है उसमें, ठीक है। जब आप कहते हैं कि स्टारी नाइट्स जो हैं वो ढक गई हैं ग्लूमी डार्क स्काइज से, राइट। लेकिन उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि लेकिन फिर भी उसको जो पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स है, ठीक है, वो जब पानी जो है उसकी छत पे या रूफ पे गिरता है, तो दैट इज समथिंग विच इज गिविंग हिम इमेंस जॉय एंड दैट इज गिविंग हिम इमेंस प्लेजर ऑल्सो। कहीं ना कहीं बढ़िया सूदिंग लग रहा है उसको। तो वो कह रहा है कि वो आसमान जो है वो डार्क है, ग्लूमी है, बरसात जो है, आसमान रो रहा है, दैट इज़ ओके। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो आवाज़ आ रही है कि आप अपने कोजी से बेड में तकिया पकड़ के लेटे हुए हैं और आपको वो जो रेन ड्रॉप्स जो है रूफ पे पड़ रही है, तो वो आवाज़ जो है बहुत सूदिंग और बहुत ही जॉयफुल है। तो आपको एक ट्विस्ट ऑफ मूड जो है वो आपको नज़र आता है, ठीक है। पैटर ऑफ रेन ड्रॉप शिंगल्स में उसको सूद करता है वो, ठीक है। एंड हिज माइंड इज फिल्ड, और उसकी यादें जो हैं उसके दिमाग में क्या इमेजेस आने लगती हैं, उसकी यादें इमेजेस जो हैं वो उसकी मदर की आने लगती हैं, और उसके बचपन के दिनों में वो वापस चले जाता है और वो सोचता है कि कैसे मेरी माँ जो थी वो हम भाई बहनों को सुलाती थी, और किस तरह वो जब तक बारिश होती थी और हम लोग बरसात में वो आवाज़ आती रहती थी और अपने ड्रीम्स में हम सपने देखते रहते थे और हमें कहीं ना कहीं वो बैकग्राउंड में वो म्यूज़िक चलता रहता था बारिश का, राइट। तो कहीं ना कहीं शुरुआती अगर आप देखते हैं तो देयर इज़ अ डिफरेंस इन टोन। अब इसको जो मैंने लिखा है आप चाहें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एट फर्स्ट व्हेन द क्लाउड गैदर्स द रेन स्टार्ट्स द पोएट इज फिल्ड विद डिस्मे एंड ग्लूम एट द गैदरिंग डार्कनेस, हिज मूड इज सॉम्बर मतलब उदास, ठीक है। इसका मतलब है कि उसका मूड जो है वो लो है, सॉम्बर है। लेकिन द पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑन द शिंगल्स का मतलब मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। जब आपको रूफ पे वो जो कबेलू जैसे खपरेल होते हैं उनको हम शिंगल्स कहते हैं, वो उसको सूद करता है और उसका माइंड जो है वो फिल हो जाता है किससे? इमेजिनेशन एंड फोन मेमोरीज, मतलब अच्छी यादों से अपनी मदर की, ठीक है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। और इसमें अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि देयर इज अ शिफ्ट ऑफ मूड। कैसे लिखेंगे?
there is a shift of mood and tone in the poem. ठीक है, और ये कैसे हुआ है? Starting from sad और gloomy भी लिख सकते हैं, ठीक है, gloomy tone to that of sense of soothness and नॉस्टैल्जिया. नॉस्टैल्जिया किसको बोलते हैं हम? नॉस्टैल्जिया हम बोलते हैं जब वो सामने वाला पुरानी यादों में खो जाता है, ठीक है. नॉस्टैल्जिया मतलब पुरानी यादें या पुरानी फीलिंग्स या पुरानी मेमोरीज का लौट आना. तो ये जो लिखा है हमने, इसके साथ साथ अपन क्या लिख सकते हैं कि वहाँ पे शिफ्ट है मूड का और टोन का. पोएम में स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सैड या ग्लूमी टोन से होती है, फिर वहाँ से वो जाता है सेंस ऑफ सूदनेस पे और नॉस्टैल्जिया पे, ठीक है. नाउ द शॉर्ट पैसेज ऑन द एनालिसिस ऑफ पोएम. आपको क्या करना है यहाँ पे? आपको अपने हिसाब से अपने शब्दों में आपको समरी लिखनी है, तो उसमें भी ये लाइन जो है वो आप लिख सकते हैं एज इट इज. बाकी अपन क्या लिख सकते हैं? द रेन ऑन द रूफ रिटन बाय कोर्ट स्किनी इज अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पॉपुलर जॉनर ऑफ पोएम दैट स्पीक्स अबाउट रेन. ठीक है, क्यों अलग है? क्योंकि जब रेन के ऊपर जो लगातार या नॉर्मल पोएम लिखी जाती है वो बहुत डिफरेंट होती हैं, पर ये काफ़ी अलग सी पोएम है. इसमें बहुत सारा मूड का चेंज आपको नजर आता है, ठीक है. इन दिस पोएम द पोएट इज रेफरिंग टू द जॉयज एंड हैप्पीनेस दैट दिस नेचुरल फिनोमेना अनफोल्ड एज मेक हिज अपीयरेंस अपॉन द अर्थ. यहाँ पे आप दोनों चीज़ों की बात कर रहे हैं कि शुरुआत वो ग्लूमी होती है, फिर वो सॉम्बर होता है, फिर वो सूदनेस की तरफ जाती है और फिर वो नॉस्टैल्जिया की तरफ जाती है, ठीक है. तो आप ये जो जर्नी है पोएम में टोन की, ये आपको एम्फसाइज करना है. इट इज विद अ लॉट ऑफ एप्रीहेंशन दैट वन वेलकम्स द रेन, अफ्रेड ऑफ द हैवॉक इट मे कॉज. पीपल रिएक्ट डिफरेंटली टू द अराइवल ऑफ रेन्स. और हर आदमी के जो फीलिंग होती है वो किस तरह अलग होती है, या उसका जो रिसेप्शन होता है वो किस तरह अलग होता है, ये हमें बताया गया है. और एप्रीहेंशन मतलब जो एक तरह से टेंशन या वरी होता है, मतलब एक तरह से जो आपको डाउट होता है उसको हम एप्रीहेंशन बोलते हैं, ठीक है. तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं. अब जैसे कि अगर जो रेफरेंस है जो मैंने लिखा है उसमें ये है कि भाई फार्मर है, तो वो होमलेस ट्रैम्प अगर आप बात कर रहे हैं तो वो खुश होगा, है ना, क्योंकि बारिश हो रही है तो ऑब्वियसली उसके अनाज के लिए, खेतों के लिए बहुत अच्छा है. लेकिन अगर आप बात करते हैं होमलेस ट्रैम्प, अगर वो इंसान जिसके पास रहने को घर नहीं है, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, उसके लिए ऑब्वियसली वो उसको वेलकम नहीं करेगा, बिकॉज उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी. सो एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट अप्रोच टू रेन एंड वेलकमिंग द रेन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप बात कर सकते हैं कि दोनों ही चीज़ें इसमें होती हैं. इट एन्यूमरेट्स मतलब क्या? दोनों ही चीज़ें, इसमें जॉय भी आ सकता है, सॉरो भी आ सकता है पोएम में, और यही दोनों एलिमेंट जो हैं इस पोएम में डिपिक्ट किए गए हैं, और यही खूबसूरती है इसकी, ठीक है. या तो लोग इसको सॉरो से करते हैं या फिर जॉय से करते हैं. अब किन्नी ने इसको दोनों चीज़ों को, दोनों एलिमेंट को लेते हुए किया है, और दोनों एलिमेंट को बहुत खूबसूरती से उसने क्या किया है, एक ही साथ एक ही पोएम में पिरोया है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पोएम, राइट. नाउ रेन इज यूनिवर्सली लव्ड बाय स्मॉल चिल्ड्रन. They are mindful of the miseries of life. बच्चों को बहुत पसंद होती है अगर आप बात करते हैं, और जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है वो naturally brings its sweet memories of the childhood which the mother played the prominent role. तो यहाँ पे ये चीज़ जो है ये एक्चुअली पोएट के साथ हुई है, तो आप कह सकते हैं ये दिस इज अ सब्जेक्टिव एलिमेंट. ठीक है, सब्जेक्टिव एलिमेंट है. All sorrows are forgotten as the mother appears in the thought and dreams. Reminiscing about his past, he listens to the pitter patter of the rain. Pitter patter मतलब जो बूंदाबांदी होती है ना, उसकी आवाज़ को हम pitter patter बोलते हैं, ठीक है. And transports himself to the world of bliss and childhood. Glory. ठीक है, इस तरह से इसको लिख सकते हैं हम. अब चाइल्डहुड ग्लोरी मतलब बचपन के जो खूबसूरत दिन थे ना, उनकी बात हो रही है, ठीक है. What happens when the poet listens to the patter of the rain? Do you think rain is a narrative tool in the poet's life? Narrative tool मतलब क्या आपको लगता है कि बहुत ही बुनियादी या बहुत ही कोई ऐसी जो कि बहुत ही डिसाइसिव टूल रहा है पोएट की लाइफ में? इस सेंस में हम बात कर रहे हैं. रेन ड्रॉप जो है वो म्यूजिक प्ले कर रहा है रूफ पे, और टिंकलिंग साउंड जो है आ रहे हैं वो शिंगल्स पे जैसे ही वो गिर रही है, ठीक है. To the poet, this music is blissful. उनको बहुत joyous और blissful लग रहा है. At the beginning of the poem, there's certain thing of sadness, and the poet talks about melancholy darkness.
gentle weep in the rainy tears. However, as he lies in his cozy bed, a feeling of bliss washes over him. लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो वहाँ पे लेट के, जैसे ही बरसात होना चालू होती है और वो पानी की बूंदें जो हैं वो टपकना चालू होती हैं शिंगल्स के ऊपर, तो वो जो फीलिंग है वो डार्कनेस या ग्लूमी की, वो बिल्कुल फेड अवे हो जाती है. एंड इट गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू, एंड ही गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू अ डिफरेंट वर्ल्ड, एंड ही इज़ रिमाइंडेड ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज. एंड ऑल्सो वो जो सेंस ऑफ डार्कनेस या ग्लूमिनेस है वो पूरी तरह से किससे आप कह सकते हैं कि डिस्प्लेस हो जाता है. क्या आ जाता है उसकी जगह? वो डिस्प्लेस होकर वहाँ पे ब्लिस जो है वो वॉश ओवर कर लेती है. ठीक है. एवरी रेन ड्रॉप ऑन द टाइल ऑफ द रूफ क्रिएट अ रिदम विद द पोएट्स हार्ट बीट. मतलब आप कह सकते हैं कि हर जो बूंद पानी की जो ऊपर से टपक रही होती है, जो शिंगल्स पे पड़ रही होती है, और जो म्यूजिक उससे क्रिएट हो रहा होता है, वो उसकी धड़कनों को आप एक तरह से कह सकते हैं कि रिक्रिएट कर रहा है. एक तरह का एक जुगलबंदी जो है वो चल रही है पोएट के दिल की धड़कन की और उससे जो पानी जो गिर रहा है उससे. ठीक है. ब्यूटीफुल एनोटेशन ऑफ इट. द पोएट ट्राइज टू फोकस ऑन लिसनिंग टू द पिटर पैटर ऑन द रूफ वेयर हिज माइंड वीव्स द रिकलेक्शन ऑफ फॉन्ड मेमोरीज ऑफ हिज येस्टर ईयर्स. येस्टर ईयर्स मतलब पुराने दिन. ठीक है. जैसे अपन येस्टरडे बोलते हैं ना, वैसे येस्टर ईयर्स मतलब पुराने दिन या पुराने सालों को बोलते हैं. Rain bears a subtle link with all aspects of life. It serves as a powerful narrative tool in the poet's life as it evokes fantasy and nostalgia. हम ये कह सकते हैं कि powerful narrative है पोएट की लाइफ में, क्योंकि वो एक bliss, एक नैरेटिव, फैंटेसीज़ की दुनिया भी, आने वाले फैंटेसीज़ मतलब क्या होता है, जो हम सपनों की हमारी दुनिया होती है वो भी, और उसकी जो पुरानी जो नॉस्टैल्जिया है, जो पुरानी चीज़ें उसकी लाइफ में हुई हैं वो भी, वो दोनों ही चीज़ों को साथ में रहता है, अमेलगमेट कर रहा है. इस वजह से हम कह सकते हैं. और वो अपनी मदर को पाइनेंट मैनर में याद कर रहा है. पाइनेंट मतलब देयर इज अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस इन दैट सेम मोमेंट. राइट. उसको हम कहते हैं पाइनेंट मोमेंट. So on this note, finally we have come to an end of a poem. ये बड़ी मज़ेदार, बड़ी अच्छी सी पोएम लगी मुझे. नो वंडर किन्नी साहब की लाइफ की दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स दैट ही हैज़ रिटन. ठीक है. मतलब उनको सबसे ज़्यादा अगर आप बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको इससे सफलता मिली, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो है उनको इस पोएम से मिली. एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम. राइट. हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं. कोई चीज़ अगर कहीं पे मिस हो रही है, इफ़ यू थिंक दैट दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ नॉट कवर्ड प्रॉपरली, और यू थिंक कि कहीं कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमें और पढ़नी चाहिए थी, डू लेट मी नो. और उसके लिए आपको क्या करना है, इस टाइप ऑफ अकेडमी को सब्सक्राइब करना है. बाकी हमारे जो कोर्सेज चलते हैं, ऑफ कोर्स यू नो ऑल दैट. तो बाकी सारी चीज़ों में भी आपके कोई भाई बहन दीदी भैया हो तो वो सब यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं. अब आपको मालूम है मेरे साथ साथ आपको कौन थैंक यू बोलता है यहाँ पे. मेरे साथ साथ आपको एक क्यूट सा प्यारा सा पैंडा जो है वो हाथ जोड़ के थैंक यू बोलता है. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी गुड, बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे वेल. थैंक यू सो मच.